हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट। आइए मिल के आपका एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MSc से कर रखा है। IIT जैम रैंक 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। आप खुद तो कनेक्ट होइए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट होएं। इस ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, आप सोच रहे होंगे क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। तो देखो, दे आर द वेरियस रीजन्स टू कनेक्ट विद अस, बट सम ऑफ देम आर कि पहला है अपना डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मौका देता है हमसे डायरेक्टली इंगेज करने का। आप वहाँ पे जो भी मन में आपके डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, आप बिंदास होकर आप हमसे पूछ सकते हो। हम क्वेश्चंस के आंसर्स में आपके साथ पोलिंग करवाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। अब पोलिंग से क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए पोलिंग से सबसे पहला फ़ायदा जो हमें लगता है वो ये है कि कितने % बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने % बच्चों ने सवाल को गलत किया है, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने सही किया है उन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना सेकंड्स लगाया है, कितना टाइम दिया है, ये बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्ज़ाम तो सब लोग क्रैक कर लेंगे, लेकिन टाइम से क्रैक करना ही अपने आप में एक बिग डील है। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट एंड क्विज। अनअकैडमी से जब आप कनेक्ट होंगे, हमारे रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। मॉक टेस्ट एंड क्विज देने से फ़ायदा ये होगा कि आपके एनालिसिस का पता चलेगा, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो ये पता चलेगा, और आपको कितने हार्डवर्क करने की और ज़रूरत है ये पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है एग्ज़ाम के बेसिस पे। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, पहले क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद जो क्लास ख़त्म हुई उस पर आपको DPP मिलेगी, फिर उस DPP को आप सॉल्व करते हो, फिर DPP के डाउट होते हैं, फिर उस डाउट का डिस्कशन होता है, और हर क्लास के कुछ क्लासेस बाद आपका टेस्ट होता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि इस टॉपिक पे ये टेस्ट होना है, आज इस टॉपिक पे टेस्ट होना है, आज इस टॉपिक पे टेस्ट होना है। इससे ये होगा कि हम और आप मिल के एक साथ आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, इन केस अगर आप किसी रीज़न से हमारी लाइव क्लासेस को नहीं देख पाते हैं और आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में रह के। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी ऑफलाइन क्लास से जहाँ पे आप नॉर्मली रिकॉर्डेड नहीं देख पाते और आपकी क्लास मिस हो जाती है, तो आपको लगता है कि हाँ यार वो मेरा टॉपिक मिस हो गया, जबकि आप जानते हो कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। तो अनअकैडमी के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी, ये अनअकैडमी की गारंटी है। ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उस क्लास को देख सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी बहुत ही कम, बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस दे के। अब मैं इसको इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ क्यों करता हूँ, तो देखो इंडिया के जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो वो साल का करीबन करीबन 1.25 से 1.5 लाख के करीब लेके जाएंगे। वहीं पे हम आपसे सिर्फ और सिर्फ साल का आपसे 30K लेंगे, दैट मीन्स 30,000 लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वो तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, और मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप अनअकैडमी ऐप में जब डाउनलोड कर रहे होंगे, जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो इस कोड को डालना मत भूलिएगा। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपका डिस्काउंट होकर 10% के बाद आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27K। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपीज़ पे करना है, और 12 मंथ के लिए। अगर बच्चे आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपके पास 1 साल और मौका है, या अभी आप 11th में हो, तो आपके साथ टोटल मिला के 2 साल का अगर आपके पास मौका है, तो मेरी मानिए आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लीजिए। इसके प्लान से फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हो सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 पे करके आप 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों आपसे बोल रहा हूँ 24 मंथ कनेक्ट होने के लिए, तो कि पूरा पूरा 1 साल का बेनिफिट है, और वो भी सिर्फ 5,000 में। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि
इस अमाउंट को एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI चलती है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अब आप देख सकते हो कि 24 मंथ की EMI कितनी पड़ रही है, तो वो है सिर्फ मात्र और मात्र 1350, मतलब 1350 रुपये में आप तीनों सब्जेक्ट लेते हो, दैट इज़ PCM। तीनों सब्जेक्ट के साथ वो भी n नंबर ऑफ फैकल्टी से कनेक्ट होते हो, तो आप सोचो कौन ऐसी कोचिंग होगी जो आपको 1350 के महीने में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देगी। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से इस प्लान को लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में हूँ और इस सीरीज़ में आज आपका नेक्स्ट डे है और इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, इस टॉपिक का नाम है GOC। मैंने GOC का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ख़त्म किया है और आज जो मैं पढ़ाने जाऊँगा वो पार्ट फोर्थ पढ़ाने जाऊँगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पहले देख लीजिएगा, तभी आप फोर्थ को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज अपना GOC का पार्ट 4। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। ओके, इस टॉपिक में आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आज जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको अपन लोग नाथन एंड बाकर इफेक्ट भी बुलाते हैं, नाथन एंड बाकर इफेक्ट भी बुलाते हैं। इन साइंटिस्ट की देन है हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम पे। इसका एक तीसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, इनके 3 नाम से इनको जाना जाता है। चाहे आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहिए, चाहे आप इसको नाथन एंड बाकर इफेक्ट कहिए, चाहे आप इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहिए। ठीक है, अब ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आइए इसकी डेफिनेशन के पीछे जाते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के काम आता है। किस बिहाफ पे काम आता है, तो आप क्या करते हो, इंटरेक्शन कराते हो इलेक्ट्रॉन्स का इन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यूजुअली जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो CC होते हैं या तो CH होते हैं। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते हो, टू द MTP ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल में। ठीक है, ये तो अंग्रेजी भाषा में बात हुई। इसको रियलिटी इंटरनल फैक्ट में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। नॉर्मली इतना हम समझ पा रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एक सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, उनमें से एक रोल है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, रेजोनेंस जैसे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी करता है, उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैसे इस हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टडी करते हैं और कहाँ कहाँ इसका रोल है। इसके एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं कार्बोकैटायंस में। कहाँ ऑब्जर्व करने वाले हैं, कार्बोकैटायंस में। जो हम लोग को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे रोल प्ले करेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज करते हैं एक सिचुएशन कुछ ऐसी कि ये मेरे पास कार्बोकैटायन है। आप सभी को पता है कि कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, केमिकल बॉन्डिंग में भी इस बात को जिक्र किया है कि भाई 3 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये sp2 होगा। और sp2 होने का मतलब ही है कि साथ साथ ये ट्राइगोनल प्लेनर में भी होगा। मतलब इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक प्लेन में होंगे, समथिंग लाइक ऐसे। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में इनके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा, समथिंग लाइक दिस। ये आपका इनका एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, sp2 के बगल वाले जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोला, sp2 के बगल वाला जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ये खुद अल्फा कार्बन अपने आप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगते हैं, इन हाइड्रोजन को अपन लोग बुलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। पहले तो ये बेसिक बात समझ लीजिए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन काम कैसे करता है, तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अपने ऑर्बिटल छोड़ के
इसकी ऑर्बिटल में मूव करना चाहते हैं। इट्स समथिंग लाइक आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ये मान लीजिए मेरा एक बॉन्ड है, यहाँ पे ये आपका वाइट वाला आपका हाइड्रोजन है, बाकी मान के चलिएगा कोई और ग्रुप लगे हैं। ये आपका एक इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑर्बिटल नहीं है। तो अपन लोग को ये पता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। आप देख सकते हैं मैं इसको फ्रीली घुमा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर बहुत फ्री रोटेशन पॉसिबल है। और मैं आपको बता दूं इसकी रोटेशन की जो स्पीड होती है ना, इसकी रोटेशन की स्पीड होती है वो 10⁶ रोटेशंस पर सेकंड होती है। तो आप सोचिए 1 सेकंड में 10⁶ रोटेशंस ले लेता है ये, इतना फास्ट रोटेट करता है ये, इतना फास्ट इसका रोटेशन है। ठीक है, अब बच्चे मेरे होता क्या है, आपको पता है कि बच्चे ये तो देखो sp3 है और ये आपका टेट्राहेड्रल है और इसका एंगल करीब पड़ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट के करीब, जबकि ये आपका sp2 है और इसकी शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर है और एंगल पड़ रहा है 120 का। तो बेटा ये आपका प्लेन में है, ये वाला आपका प्लेन में है और ये कहाँ पे है, आपके मूव कर रहा है आपके टेट्राहेड्रल फॉर्म में। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करने वाला है। आप सोचिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ जंप कराना है या मुझे वाइट वाले को उठा के यहाँ जंप कराना है। अब आप सोचिए ये आपके बॉन्ड को तोड़ेगा, तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो कैमरे में ये आपकी सिग्मा बॉन्ड है। तो बेटा ये वाली कौन सी बॉन्ड है, आपकी सिग्मा बॉन्ड है। असल में हाइपर कॉन्जुगेशन में होता ये है कि सिग्मा बॉन्ड के जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो इस sp2 के पास जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके जम करते हैं और इससे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज होती है। अच्छा, ऐसा क्यों मैंने कहा, क्योंकि देखो आपको पता है कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। भाई यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना कार्बोकैटायन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नेचर में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए sp3 वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपने ऑर्बिटल्स में जम कराने की कोशिश करवाता है। मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे। और इसी फिनोमेना को अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा कि sp2 के बगल वाला कार्बन जो sp3 कार्बन होगा उससे लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड में, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस ऑर्बिटल से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इसको कुछ बुक्स बोलती हैं सिग्मा से mtp ऑर्बिटल में शिफ्ट होना। कहाँ से बोला मैंने, सिग्मा से mtp ऑर्बिटल में शिफ्टिंग होती है। ये जेई में क्वेश्चन आया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है उस मूवमेंट के पैटर्न को क्या बोलते हैं, तो उस पैटर्न को बोलते हैं सिग्मा से mtp ऑर्बिटल की शिफ्टिंग। क्या बोला मैंने, सिग्मा से mtp ऑर्बिटल की शिफ्टिंग। तो ये बॉन्ड आप देख रहे हो ये आपकी सिग्मा बॉन्ड है, ये आपकी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है बेटा। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये आपके कुछ ऐसे हैं और ये अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड से लगे हुए हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी शिफ्ट और इसी फिनोमेना को अपन लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी, चूंकि ये बहुत 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 फास्ट रोटेट कर रहा है, कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि ये इसके प्लेन में आ जाएगा और जैसे ही इसके प्लेन में आएगा उस टाइम पे ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो आप पॉसिबल नहीं था, इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, ओवरलैपिंग नहीं होती या इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बहुत फास्ट मूव करते हैं और एक टाइम पे इस प्लेन पे आने लगते हैं और इस प्लेन की वजह से कह सकते हो बेटा, कह सकते हो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी मैं नहीं बना रहा, ठीक है, ये बाकी हाइड्रोजन्स होंगे। ओके, ये कार्बोकैटायन है। ओके, तो ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो ये हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ से इस ऑर्बिटल में जंप कराएगा। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, ये आपका कौन सा ऑर्बिटल है, mtp ऑर्बिटल है। इस mtp ऑर्बिटल में इस सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। इसी फिनोमेना को अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन नाम देते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हो कैसे रहा है तो आइए देखते हैं।
देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि उड़ता पंजाब हो कि हाइड्रोजन उड़ के यहाँ चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा, तो बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा। अब देखो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होता है, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आप जानते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या मिलते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और हाइड्रोजन इसकी पेरीफेरी में चक्कर लगाता है। पेरीफेरी में चक्कर लगाने का क्या है सेंस है बेटा, कि देखो ये एक आपकी अल्कीन हो गई, ये अल्कीन आपकी एक प्लेन में आ गई। आफ्टर देन ये जैसे ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो ये अल्कीन बन गई। और अल्कीन के साथ ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो ये क्या है, प्रोटॉन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये हाइड्रोजन इसकी पेरीफेरी में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसको अपन लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये रेजोनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहीं और जाके लगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने प्रोटॉन फॉर्म में इसकी पेरीफेरी में मूव कर रहा है। पेरीफेरी में मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये अपना खुद अपने आप में बेटा एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इस हाइड्रोजन की डेंसिटी पे मूव करता है। इसी फिनोमेना को अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बेटा ये हाइड्रोजन हो, ये भी हाइड्रोजन हो सकता था, ये भी अलग हाइड्रोजन हो सकता था, कोई भी हाइड्रोजन मूव करा सकते थे हाइपर कॉन्जुगेशन करते टाइम। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की है कि देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ये शेप ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखनी चाहती है, ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखनी चाहिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल में जंप कर रहा है, और यहाँ पे ओवरलैप और ऑर्बिटल जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और ऑर्बिटल ओवरलैप कब करेंगे, जब ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि हमको करना कुछ नहीं है, सिग्मा बॉन्ड के जो हाइड्रोजन है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को शिफ्ट कराना है टू द एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स। और जब शिफ्टिंग होगी तो ओवरलैपिंग होगी, ये बात आप भी जानते हो। ओवरलैपिंग होगी तो फाइनली आपका एक नया बॉन्ड बनेगा, और जिस हाइड्रोजन को जो भूख थी वो भूख खत्म हो जाएगी। ये जहाँ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, इसकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसी फिनोमेना को अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस हाइड्रोजन से हो बेटा, आप लेट सपोज करो इस हाइड्रोजन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा है कि अलग अलग है, ये दूर है ना, ये प्लेन में बेटा जितनी दूरी पे ये वाइट वाला है उतनी दूरी पे ग्रीन वाला है, उतनी दूरी पे रेड वाला है। तो आपको देखने का नजरिया होना चाहिए और कुछ नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। ठीक है, इस ऑर्बिटल से जितनी दूरी वाइट की है उतनी ही दूरी ग्रीन की है, उतनी ही दूरी रेड की है। आप देख सकते हो सब कुछ बराबर बराबर है मूवमेंट पे। ठीक है, कभी वाइट इसके पैरेलल प्लेन पे आएगा, कभी ये अलग ग्रीन वाला इसके पैरेलल प्लेन पे आएगा, और कभी रेड वाला इसके पैरेलल प्लेन पे आएगा। ठीक है, तो आप इस बार मैं दिखा रहा हूं कि भाई देखो हाइड्रोजन कैसे जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो भी ग्रुप आपको लगाना लगाइए। ठीक है, ये इसकी पेरीफेरी में चक्कर लगाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसकी पेरीफेरी में चक्कर लगाएगा। ओके देन आप चाहते हो तो इसको भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ के एट द एंड ऑफ द डे आपको इस कार्बोकटायन की आत्मा को संतुष्टि देनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे आपको H प्लस हटा के इस कार्बोकटायन की आत्मा को संतुष्टि देनी है। इसी संतुष्टि को अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बुलाते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन जैसे थे जो उसको हाइपर कॉन्जुगेट करके स्टेबल कर रहे थे, तो आप सीधे सीधे आंसर दोगे सर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, बोल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बेटा, अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की और मैंने एक सिचुएशन ये क्रिएट की और मैंने आपसे कहा कि इनको बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे, ये आपका sp2 है। चेक करने का तरीका ये होता है कि sp2 के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 होना चाहिए और उससे लगे हुए हाइड्रोजन्स। तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको बेटा दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये sp2 है, तो बगल ये भी है और बगल ये भी है। तो यहाँ पे इस बार कितने अल्फा आपको दिख रहे हैं जो उसको हाइपर कॉन्जुगेट करने में हेल्प करेंगे। उसी तरह यहाँ पे आपके पास
3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये इसको हाइपर कॉन्जुगेट करने में या यूँ कहूँ इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more is the hyperconjugation, more is the hyperconjugation। ठीक है, और more the hyperconjugation more stability of carbocation, more is the stability of carbocation, उतना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बस मेरा कहने का सेंस ये था, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे बेटा 3 अल्फ़ा है, यहाँ पे 6 अल्फ़ा है और यहाँ पे 9 अल्फ़ा है, तो ओवरऑल अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, तो आंसर है सी, देन बी एंड देन लास्ट में आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ। इनडायरेक्टली वे में मैं इस कार्बोकैटायन की स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था और इससे हमको हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी मिली। हाइपर कॉन्जुगेशन ने बताया कि कैसे कार्बोकैटायन को स्टेबल किया जाता है। ठीक है, अभी और भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सीखेंगे, लेकिन पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को फिनिश कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो हाइपर कॉन्जुगेशन आप ऑब्जर्व कर लोगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है। सेम कंसेप्ट से है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, इस बार ऑर्बिटल्स का डिफरेंस होता है। देख सकते हो बेटा, हमको इस अल्कीन को स्टेबिलिटी देनी है। इस अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए भी अपन लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। यूज़ करते क्या है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है। sp2 वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन आपका अल्फ़ा कार्बन है, इससे लगे हुए हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इस बार ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे ये इसके ऑर्बिटल्स में जम करेंगे, जैसे वहाँ पे भी किए थे। इसके पास भी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि sp2 बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक मज़े की बात अगर आपको पता हो कि आप कहोगे सर यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्टेट है सर वो तो पूरा है, सर यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्टेट है सर वो तो पूरा है, तो सर टोटल मिला के एक बात बताइए, इसके पास तो सारे ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे इसके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो एंटी बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। असल में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। एम्प्टी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स मानी जाती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कराते हो, इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट कराते हो, या यूँ कहूँ जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराते हो, तो इस बार कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में कराते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या था, आप देख रहे थे, इधर आप जो मूव करा रहे हो एम्प्टी p ऑर्बिटल में करा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बॉन्डिंग में है। यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने देखा था। जबकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो बेटा, वो इसके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला एम्प्टी p ऑर्बिटल आएगा। तो याद रखना, ये जो मूवमेंट होता है ये सिग्मा से कहाँ जाता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल कौन सा, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो कौन सा, एंटी बॉन्डिंग वाला। ये भी जेई में आया हुआ है कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, कि बॉन्डिंग में होता है, तो याद रखिएगा एंटी बॉन्डिंग, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पे मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें भी एकदम सेम कहानी होती है कि यहाँ पे बगल में आपकी कुछ अल्कीन्स होती है, यहाँ पे बगल्स में आपकी कुछ अल्कीन्स होती है। अभी मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी। ठीक है, इधर वाली अल्कीन्स होती है, अगेन एम्प्टी ऑर्बिटल तो यहाँ पे भी है, एम्प्टी ऑर्बिटल तो यहाँ पे भी है। फिर ये उसी तरह मूव करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके प्लेन पे आ जाएगा और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। जैसे इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये अल्कीन्स में कैसे काम करता है, तो आइए देखते हैं, रोल देखते हैं इसका अल्कीन्स में।
जैसे कि आपको पता है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अपने ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ये अपने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने की सोचता है। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे इसके पास बॉन्डिंग में तो जगह खाली नहीं है, इसलिए इसकी एंटी बॉन्डिंग प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग की वजह से ये वाला बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता होगा। तो देखो असल में होता क्या है, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा होगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव, और समथिंग लाइक कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ये CH यहाँ डबल बॉन्ड CH यहाँ पे CH2 माइनस, और हाइड्रोजन इनकी पेरीफेरी में चक्कर लगाएगा, इनकी पेरीफेरी में हाइड्रोजन चक्कर लगाएगा। हाइड्रोजन याद रखिएगा, ये बॉन्ड मत बनवा दीजिएगा हाइड्रोजन से, नहीं तो रेजोनेंस बन जाएगा। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन में एस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट होता है, जबकि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट होता है। यही बेसिक डिफरेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में। ठीक है, इसको देने वाले साइंटिस्ट हमारे नाथन एंड बाकर थे, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बोकटायन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में शिफ्ट करके यहाँ पहुँच गया है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हाइड्रोजन हो, मूवमेंट तो हाइड्रोजन का भी हो सकता था। तो वही वाली बात अभी जो मैंने बात की, आपकी मर्जी, किसी को भी किस प्लेन पे ले लो। इस बार ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये वाला हाइड्रोजन इसकी पेरीफेरी में चक्कर लगाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चेक कैसे चेक करोगे, sp2 के बगल वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन बुलाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए इस बार आपको सिर्फ इतना बताना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। और चौथा स्ट्रक्चर में कुछ ये ले लेता हूं, अब आप बच्चे मान लो ये स्ट्रक्चर आपका A है, ये पिक्चर आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। अब आप बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन करना है हमको। हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए क्या देखना है, sp2 के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 होना चाहिए और उससे लगे हुए हाइड्रोजन। तो बेटा देखो ये sp2 वाला कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन sp3 वाला कार्बन है, इससे लगे हुए हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इस तरह यहाँ सोचो कितने अल्फा हैं, सॉरी, देख सकते हो sp2 के बगल वाले में ये 3 और ये 3 कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा। ठीक है, जबकि यहाँ पे कितने अल्फा हो जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6। ये भी जो sp2 है इसके बगल वाला कार्बन भी sp3 है, तो इस बार कितने अल्फा हो जाएंगे, 9 अल्फा। उस तरह ये 3, ये 3 6, ये 3 9 और ये 3 12। टोटल मिला के कितने अल्फा हो जाएंगे बेटा, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। फिर वही बात अभी जैसे हमने बात की कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, more number of alpha hydrogen, I'm sorry, more is the stability, more is the hyperconjugation, and more is the stability. अल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब आप अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि अगर मेरे पास 4 मेंबर हैं ABCD और एग्जाम में आता है कि इनको स्टेबिलिटी में अरेंज करिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, आप सही सोच रहे हो, D सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद C, उसके बाद B एंड देन लास्ट में क्या आएगा, A आएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व द अल्कीन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए आपसे सवाल कुछ ऐसे करता है, ये क्वेश्चन जे में आया हुआ है,
इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल रहा हूँ और इसको मैं ई बोल रहा हूँ, और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी इन अल्कीन्स में। तो आप फटाफट ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैं तो कर रहा हूँ, ये sp2 है, इसके बगल वाला कार्बन sp3, तो 3 अल्फ़ा बेटा यहाँ पे 3 और 3 मिला के 6 अल्फ़ा, यहाँ पे 3 और 3 मिला के 6 अल्फ़ा, यहाँ पे भी 3 और 3 मिला के 6 अल्फ़ा, और यहाँ पे टोटल मिला के कितने अल्फ़ा बेटा, 12 अल्फ़ा। अब आप सोचोगे कि सर कैसे कर लें, ठीक है, ई सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ए सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। जो बात फंसती है वो फंसती है बी, सी और डी में। लॉजिक हमको लगाना है कि बी, सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं। देखिए, आपको मैं डी के बारे में समझाता हूँ। और मैं डी को कंपेयर कराता हूँ, लेट्स सपोज करो इसके साथ। अब आप देख पा रहे हैं कि बेटा यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है इन स्ट्रक्चर दिस, इस स्ट्रक्चर में, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि यहाँ पे एक ही साइड से, एक ही कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं और दोनों मिलकर हाइपर कंजुगेट कर रहे हैं। ये 3 अल्फा और 3 अल्फा। इसको बोलते हैं डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन, मतलब कार्बन के इस साइड से भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और कार्बन के इस साइड से भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन। क्या बोला मैंने, कार्बन के इस साइड से भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, कार्बन के इस साइड से भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन। जबकि यहाँ पे देख सकते हो कि इस कार्बन के सिर्फ इस साइड से हो रहा है और इस कार्बन से इस साइड से हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन है। क्या बोला मैंने आपसे, ये एक आपका नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन है। और ये वाला आपका क्या है बेटा, ये आपका डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन है। अब आप लॉजिक सोचो कौन ज़्यादा स्टेबल, तो मैं आपको एक नॉलेज दे दूं कि डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन से मिलने वाली स्टेबिलिटी नॉर्मल स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी मिलना और डबल साइडेड से हाइपर स्टेबिलिटी मिलना, ज़्यादा स्टेबिलिटी डबल साइडेड हाइपर कंजुगेशन से आती है। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए अब आप इस सवाल को सॉल्व कर जाओगे। पीछे वाले सवाल को फिर से देखते हैं। यहाँ पे 12 अल्फा थे, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है, ई सबसे ज़्यादा और ए सबसे कम। अब अभी हमने देखा कि यहाँ पे डबल साइडेड हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है, जबकि यहाँ पे सिंगल साइडेड है। मतलब अगेन डी इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी, ठीक है। अब बात जो उठेगी वो उठेगी बी और सी में। तो शायद आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा बेटा, इसको बेटा हम लोग ट्रांस बुलाते हैं और इसको बेटा हम लोग सिस बुलाते हैं। और कहीं ना कहीं ट्रांस में ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेन के अपोजिट प्लेन पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। जबकि सिस में क्या होते हैं, साफ होते हैं। क्योंकि सिस में सामने सामने होते हैं, इसलिए रिपल्जन होने की चांसेस बढ़ जाती है यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, ठीक है। सिस के केस में देख सकते हो, अगर थोड़ी देर के लिए ये मेरा सिस है, ये आप मान के चलिएगा, ब्लू और रेड वाले को मैं ले रहा हूँ और किसी को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है, आप देख सकते हो। बाकी ध्यान मत देना प्लीज़, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रेड और ब्लू अपोजिट हो गए, तो ये रिपल्जन इसमें कम आएगा, जबकि यहाँ पे रिपल्जन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और रिपल्जन जब ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब जो सिस है वो लेस स्टेबल है और ट्रांस जो है वो मोर स्टेबल है। ओके, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल का अगर आंसर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। सही सोच रहे हो। ई के बाद कौन सा आएगा, आपका डी आएगा, और डी के बाद आपका आएगा बी, और बी के बाद आपका आएगा सी, और लीस्ट में आएगा ए। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही क्लासी चीज़ थी ये हाइपर कंजुगेशन को समझना।
ओके, आइए एक आध क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं और आपको सिखाता हूँ, ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा होगा इसमें। और अगर आपको PYQ सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक PYQ सीरीज़ चल रही है अनअकैडमी ऐप पे। आप उस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए, रात के 9 बजे, रात के 9 PM पे प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट होइए। वहाँ पे मैं PYQ सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कराता हूँ। प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज़ बोलते हैं इसको। मैंने टॉप 500 PYQ सीरीज़ शुरू कर रखी है, ठीक है, और मैं वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ, आपका इंतज़ार रहेगा वहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, अब अगेन आपसे पूछता है कि स्ट्रक्चर A, B और C में ज़्यादा स्टेबल कौन, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कौन। चलिए ट्राई करने की कोशिश करिए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हमको sp2 देखना है। फिलहाल यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये दोनों तो sp3 हैं। तो यहाँ पे बेटा 3 अल्फ़ा और यहाँ पे 3 अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा हो गए, 6 अल्फ़ा हो गए। अब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अच्छा 6 अल्फ़ा नहीं, इसके बगल वाला भी तो कार्बन sp, यहाँ वाले के बगल भी तो ले सकते हैं, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, कि sp2 के बगल वाला कार्बन, ठीक है, sp3 है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल मिला के 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कैसे मैंने किया, sp2 के बगल वाला कार्बन, 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 ठीक है, ओके। यहाँ देखिए sp2 के बगल वाला कार्बन, इसके साथ एक वैलेंसी तो यहाँ से पूरी हो रही है, तो बचा इसके पास क्या, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है। इधर वाले के पास कितने हाइड्रोजन बचे बेटा, 2 हाइड्रोजन बचे, ओके। तो टोटल मिला के इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ओके, क्लियर कट। अब इधर आइए, ये sp2 है, इसके बगल वाला थी 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस तरफ से, और ये sp2 इसके बगल कितने अल्फा हो गए, 6 अल्फा हो गए। फिर गेम फंस गया, नहीं गेम नहीं फंसा है, यहाँ पे आपके पास 10 अल्फा है, यहाँ पे 3 अल्फा है, यहाँ पे 6 अल्फा है, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा A, देन C एंड देन B, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल अपन लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से देखा करते हैं, ठीक है, क्लियर कट है मेरी बात। अभी इसके और एप्लीकेशंस पे आएंगे, लेकिन एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन को ख़त्म कर लें, ठीक है। तो मैंने अभी तक 2 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाए हैं, जिसमें पहला टाइप हमने पढ़ाया है सिग्मा से एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकैटायन के लिए, और दूसरा पढ़ाया है सिग्मा से पाई ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात देख लो, यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे एमटी ऑर्बिटल के साथ कौन सा है, ये पाई ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी स्टार, ऐसे लिख सकते हो, कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, पाई से सिग्मा से पाई एस्ट्रिक, क्या लिखती हैं, सिग्मा से पाई एस्ट्रिक, इसकी हिंदी होती है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग के पाई ऑर्बिटल्स में जम किए हैं, ठीक है। इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल था वो किस ऑर्बिटल में है, वो पाई वाला है। अब पाई वाला है वो भी किस में है, तो एंटी बॉन्डिंग में है, इसलिए ये सिग्मा से पाई एस्ट्रिक आता है, जबकि वो सिग्मा से एमटीपी ऑर्बिटल आता है। तो बेसिक अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या डिफरेंस है कार्बोकैटायन और क्या डिफरेंस है अल्कीन में, दोनों में ही कंडीशन तो बेसिक चीज है, बस एक जो इंपॉर्टेंट है, ये सिग्मा से एमटीपी ऑर्बिटल में आता है, जबकि ये सिग्मा से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, पाई एस्ट्रिक बुलाते हैं इसको। ये बेसिक डिफरेंस है और यही क्वेश्चन जेई में पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन इन अल्कीन, सेम एज यही चीज अपन लोग देखने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है,
तो देखिए, मान लीजिए आपको पता है ये बात कि यहाँ पे कि फ्री रेडिकल है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन के फिनोमेना में होता है, सेम फिनोमेना यहाँ पे भी वही काम करता है। ये भी बेटा आपका sp2 होता है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर के साथ साथ 120 का एंगल होगा। इसके पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के अपने ऑर्बिटल्स जो हैं, ये ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में शिफ्ट होने की सोचेंगे, या यूँ कहूँ कि इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग कंसेप्ट काम करेगा। फिर वही बात, एकदम जो कंसेप्ट वहाँ पढ़ा था वो कंसेप्ट यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स खाली पड़ा है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली पड़ा है, इमेजिन करिएगा, ठीक है। और ये बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है। एक टाइम पे जब इसका रोटेशन इससे मैच कर जाएगा तो सीधे ओवरलैपिंग हो जाएगी, और जब ओवरलैपिंग होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन टेक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, sp2 के बगल 3 अल्फा, ये कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए, 3। तो फाइनली 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट करके जा रहे हैं sp2 कार्बन के साथ, ठीक है, ओके। होता कैसे है तो आइए देखते हैं। होता कैसे है तो आइए देखते हैं। आप क्या करो, एक रेडिकल, चूंकि रेडिकल में है तो एक रेडिकल यहाँ गिरेगा बेटा और एक रेडिकल यहाँ गिरेगा, तो दोनों के रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक रेडिकल यहाँ है और ये वाला हाइड्रोजन का रेडिकल यहाँ है। असल में होने क्या वाला है, आपको पता है कि रेडिकल और रेडिकल मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और ये आपके बॉन्ड बन गए, ठीक है। और हाइड्रोजन का रेडिकल इसकी पेरीफेरी में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, और इसको अपन लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल स्पीशीज। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होता है जो कार्बोकैटायन में होता है, क्योंकि इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट होता है वो सिग्मा से एम्प्टी पी ऑर्बिटल का मूवमेंट होता है, सिग्मा से एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स का मूवमेंट होता है, ओके। बात समझ पा रहे हो, सिग्मा से यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल का मूवमेंट होता है जैसे वहाँ पे होता था कार्बोकैटायन में। इसमें वही कंसेप्ट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने केस ले लिया, टोटल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे 6 अल्फा हैं, और यहाँ पे बेटा कितने अल्फा हैं, 9 अल्फा है। अब आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फा है और यहाँ पे 3 अल्फा है, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बेटा ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, तो सी के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा ए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। वही वाला कंसेप्ट है पुराना, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ओवरऑल हमने हाइपर कॉन्जुगेशन 3 केसेस में पढ़े हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल केस और पढ़ा देता हूँ, ये केस सिर्फ और सिर्फ एडवांस वालों के लिए है, मेंस में इस केस को नहीं आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बुलाते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है तो आइए देखते हैं। इस बार कहानी थोड़ी पलट जाएगी। क्या बोला, इस बार कहानी पलट जाएगी। पलटेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार मैंने हाइड्रोजन की जगह एक्स लगा रखे हैं, और ये एक्स आपके हेलोजन है, इट्स समथिंग लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब होने क्या वाला है, अब आप सोचिए कि रिवर्स वर्ड क्यों आया होगा। इमेजिन करिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी लगा दीजिएगा। मैंने इमेजिन करेगा कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया एक्स की जगह। अब आप सोचिए कि Cl का जो -I इफेक्ट है
या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा इस बार ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसका असर यहाँ पे आएगा और फाइनली इस बार बॉन्ड इस स्टाइल में ब्रेक होगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उठ के यहाँ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार उल्टा होगा। इस बार यहाँ अल्कीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मूव करके यहाँ जाएंगे, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा उल्टा हो गया और इसी को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। मान लीजिए बेटा HCl है, HCl है, HCl है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब आप लॉजिक सोचिए कि इसका बुलावा आया है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से, तो ये आपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, इसका असर यहाँ पे पड़ा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। ये बॉन्ड जब ऐसे टूटा होगा तो फाइनली यहाँ पे आया होगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ आया होगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ आया होगा CH2 पॉजिटिव, और इसकी पेरीफेरी में इस बार कौन चक्कर लगाएगा, तो आंसर है Cl माइनस चक्कर लगाएगा। तो बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। इस बार हाइपर कॉन्जुगेशन का पूरा उल्टा हो गया और इसी उल्टे फिनोमेना को अपन लोग नाम देते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। कहाँ इसका एप्लीकेशन है, तो नेम रिएक्शन अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उसकी पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा इसका बहुत तगड़ा एप्लीकेशन। अभी बस याद रखिएगा कि लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि भैया रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में तो CH3 भी हो सकता था, CCl3 भी हो सकता था, Br3 भी हो सकता था, I3 भी हो सकता था, तो सबसे फास्ट रेट किसका सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना CI3 का रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद CBr3, उसके बाद CCl3 और लास्ट में आएगा CF3। इसके पीछे रीज़न क्या है, मेरी बात को समझिएगा। इसके पीछे रीज़न है कार्बन और इस हेलोजन की ओवरलैपिंग। देखिए आपको पता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आयोडीन ले लेता, तो आयोडीन आपका 5p का ऑर्बिटल है और कार्बन आपके 2p का ऑर्बिटल है। तो 5p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बॉन्ड बनते टाइम उतनी स्टेबल बॉन्ड नहीं रही होगी। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, या यूँ कहूँ कि ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक की जा सकती है। जबकि अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता, जैसे यहाँ पे जैसे फ्लोरीन है, तो बेटा ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, तो 2p के अंदर ओवरलैपिंग कंसेप्ट ज़्यादा डोमिनेट कर गया। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। और दूसरे तर्ज पर मैं ऐसे भी कहूँगा कि जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, I माइनस निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो क्या निकलेगा, F माइनस निकलेगा। आप बता दो कौन ज़्यादा स्टेबल, I माइनस या F माइनस। आप अच्छी तरह जानते हो कि फ्लोरीन की साइज छोटी है, उसके घर में वैसे जगह नहीं है और नेगेटिव लेके और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आयोडीन की साइज बड़ी है, उसके घर में उसके ऑर्बिटल्स में जगह खाली है, तो वो उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो चूंकि I माइनस जब निकलेगा तब भी ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू F माइनस, और इस बॉन्ड को भी इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो भाई ये खिंचाव ज़्यादा करेगा। नो डाउट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज़्यादा आएगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की बात करूँ तो बट ऑब्वियस है CCl का जो मैग्नीट्यूड होगा एज कंपेयर टू CI के ज़्यादा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। भाई फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड से खींचेगी, लेकिन एट द एंड जो बॉन्ड टूटने की बात आएगी वो कौन सी आएगी, CI वाले बॉन्ड की टूटने की बात पहले आएगी और लास्ट में F3 की आएगी। ठीक है, इस चीज को अपन लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, बहुत कैडी चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस आप इसको सीखते जाओ, नॉलेज लेते जाओ, फिर इसको यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सीखी। हाँ, इस बार तुम मुझे बताओगे कि किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में मूवमेंट हो रहा है। इस बार इसका रिप्लाई मैं नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करोगे कि यहाँ पे किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल मूवमेंट हो रहा है। जैसे भाई कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल में हमने देखा सिग्मा से MTP ऑर्बिटल में हो रहा है, जबकि अल्कीन्स के अंदर पाई एस्ट्रिक में हो रहा है।
एंटी बॉन्डिंग वाले में हो रहा है, पाई एस्ट्रिक में हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, नहीं तो मेरी क्लास अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, अगली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंसेप्ट को इतना हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं कि इन हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन क्या हैं, कैसे इनके एप्लीकेशंस को अपन लोग केमिस्ट्री में यूज लेते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पढ़ना है, वो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ना है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या हमको पढ़ना है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या यूँ कहूँ, अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में बात की थी हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से, तो वहाँ पे सवाल आएगा कि आप हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए क्या होगी। आइए सिंबल देते हैं HOH। पहले इसको समझते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या, फिर इसका कंसेप्ट में यूज लेंगे। देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा? कहीं हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। तो अगर किसी अल्कीन में आप हाइड्रोजन को ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी डाल दीजिएगा, और ऐसा करके आप इसको अल्केन बना रहे हो, या यूँ कहूँ कि आपने इसको हाइड्रोजन को इंसर्ट किया, इसी इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन को अपन लोग हाइड्रोजनेशन बुलाते हैं। अब यहाँ पे हीट वर्ड यूज क्यों हुआ है? इस फिनोमेना को करते टाइम सिस्टम से हीट रिलीज होती है, दैट रिलीज्ड हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोला मैंने? एक बॉन्ड को, एक अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना, या अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना, या अल्कीन से अल्केन जाना, ओवरऑल हाइड्रोजन को ऐड करते टाइम जो हीट रिलीज होती है, उस रिलीज हीट को अपन लोग HOH या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बुलाते हैं। यहाँ पे याद रखना बेटा, कुछ प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ कि यहाँ पे 100 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी हीट रिलीज है, दैट इज HOH है -100 किलो जूल। इसकी हिंदी हुई कि जब आपने इस अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 100 किलो जूल की हीट रिलीज हुई। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे काम आएगा? तो देखिए, ऐसा है कि कंसेप्ट होता है जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HOH होती है, मतलब स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे हीट उतनी कम रिलीज होगी, और जितना वो लीस्ट स्टेबल होगा उससे हीट ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। अब अभी आपने सवाल देखा था, जैसे मान लीजिएगा बेटा मेरे कि मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर A है, एक स्ट्रक्चर B है, और एक स्ट्रक्चर C है। जस्ट इमेजिन करिएगा, और आपसे सवाल करेगा कि बता कि इनमें से HOH, इसको मैं B ले लेता हूँ, इसको मैं C ले लेता हूँ, बता इनमें से HOH किसकी ज़्यादा होगी? तो HOH उसकी ज़्यादा होगी जो अल्कीन कम स्टेबल होगी। तो आइए, आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 6 अल्फ़ा है, यहाँ पे 9 अल्फ़ा है, और यहाँ पे 6 अल्फ़ा है। तो अगर आपको ये पता है 6 अल्फ़ा है, 9 अल्फ़ा है, तो ये क्यों पता चला? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से पता चला। तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का मूवमेंट है, यहाँ पे 9 अल्फ़ा का मूवमेंट है, और यहाँ पे 6 अल्फ़ा का मूवमेंट है। तो चूंकि यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन का मूवमेंट है, इसलिए आप देख सकते हो। और दूसरी बात, इसके कंपेयर में 6 अल्फ़ा यहाँ पे भी है। तो अभी मैंने आपसे बात किया, यहाँ पे डबल साइडेड हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है C में, और A में डबल साइडेड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? C एज कंपेरिजन टू A। तो सबसे कम स्टेबल यहाँ पे कौन है? तो A है। जो स्टेबल कम होगी उसकी HOH ज़्यादा होगी।
तो अगर मैं इसको HOH में अरेंज करता हूँ तो आएगा A, फिर आएगा आपका C एंड लास्ट में आएगा आपका B। तो ये आप कैसे निकाल पाए, ये आप हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर पाए हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़ जाए आगे, एनी प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से HOH किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। सोच लिया आपने आंसर? तो देखिए बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, और ये स्ट्रक्चर किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। इतने एरिया में तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और जहाँ पे एक पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो रेजोनेंस वाला बट ऑब्वियस से ज़्यादा स्टेबल होगा। एक सेकेंड, स्टेबल ज़्यादा होगा ना? अगर स्टेबल ज़्यादा होगा तो HOH किसकी कम रिलीज होगी? जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी उसकी HOH उतनी कम होगी। तो अल्टीमेटली अगर HOH के टर्म से बात कर रहे हैं तो इसकी आ जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर कट है? ओके, ये बात आपको याद रखने वाली बात है। लेकिन ये तब आएगा, एक सेकेंड, ये तब आएगा, इस कंसेप्ट को एक सेकेंड क्रॉस कर लीजिए, मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ। पहली बात याद रखिएगा, HOH जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होती है। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड डिफरेंट हैं तो, अगर पाई बॉन्ड सेम है तब आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सॉरी डिफरेंट थे, तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये आंसर होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड से वो ज़्यादा है। देख सकते हो बेटा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसकी HOH इस वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी पीछे वाले से मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये इसकी मिस्टेक है। ओके, तो अगर 2 पाई बॉन्ड है किसी में और किसी में अगर 1 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड से ज़्यादा HOH रिलीज होगी, उसमें नो डाउट है। यार अगर एक को 100 जूल लग रही है तो 2 से 100 जी रिलीज हो रही है, तो 2 से 200 जूल रिलीज होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, जैसे अभी मैंने क्या कहा, अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है, अब आपसे बोलेगा कि बेटा HOH बताओ किसकी ज़्यादा, तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, बराबर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चूंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो बट ऑब्वियस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी कम, तो उसकी HOH क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये सवाल जाके सही बैठ गया। ओके, तो पहले वाले केस में देखा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इतने ज़्यादा हैं उसकी HOH ज़्यादा है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड सेम है, देन आप चेक करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है, किस में रेजोनेंस हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? आइए बढ़ते हैं आगे। अब कभी कभी ऐसे सवाल करता है, कभी कभी आपसे सवाल ऐसे करेगा, मान लीजिए एक सवाल और करा देता हूँ, मेरे पास रखा है। आपसे बोलेगा HOH पर मॉलिक्यूल बता दो। क्या बता दो? कैलकुलेट द HOH पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे HOH कितनी होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
मान लीजिए एक ये है और एक ये है, और आपसे बोल रहा है कि HOH पर मॉलिक्यूल बता दो, तो बट ऑब्वियस है आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और 2 कार्बन के साथ है, जबकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और वो 4 कार्बन के साथ है। क्या बोला मैंने? 2 पाई बॉन्ड है, 4 में मूव कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, सॉरी 1 पाई बॉन्ड है और 2 में मूव कर रहा है। 2 में क्यों? 2 कार्बन के बीच में है, सही कह रहे हो। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड 2 कार्बन में है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड 4 कार्बन में है। दूसरी बात कि चूंकि ये रेजोनेंस में भी है, दूसरी बात ये रेजोनेंस में भी है, आप देख सकते हो, जबकि ये रेजोनेंस में नहीं है। या यूँ कहूँ कि पर बॉन्ड पे पर मेंबर है, जबकि यहाँ पे पर बॉन्ड पे पर मेंबर नहीं है। आप देख सकते हो यार यहाँ पे स्ट्रक्चर कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक कार्बन मतलब जो कार्बन जो बॉन्ड है वो अपनी जगह स्टेबल है, जबकि यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड मूव कर रहा है। चूंकि रेजोनेंस हो रहा है इसलिए बॉन्ड मूव कर रहा है, इसलिए HOH पर मॉलिक्यूल डिक्रीज कर जाती है। तो अगर मैं बोलता हूं तो HOH किसकी ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस है HOH इसकी ज्यादा है। ठीक है, ओके, HOH किसकी ज्यादा है, तो HOH इसकी ज्यादा है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, इस बात का ख्याल रखना है किसकी HOH ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए इसका सवाल कुछ ऐसे आ जाता, एक स्ट्रक्चर ए दे देता, एक स्ट्रक्चर लेट सपोज करो ये बी दे देता, और एक लेट सपोज करो ये स्ट्रक्चर सी दे देता। अब आपसे बोलता कि कैलकुलेट करिए HOH पर मॉलिक्यूल की। ठीक है, HOH कैलकुलेट करिए पर मॉलिक्यूल की। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे तो एक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एनर्जी। बट ऑब्वियस है ना यार, अगर मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी x/2 है तो यहाँ पे 2x/2 हो जानी है, हो जानी नहीं हो जानी है। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी 4 में। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, पहले तो b की हुई। ओके, सबसे ज़्यादा किसकी हुई, b की हुई। अब b और c की बात करते हैं, b की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद c और a में जो मेन आएगा। अब आप देख सकते हो चूंकि पर मॉलिक्यूल है तो ये तो देखो रेजोनेंस में चला जाएगा, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इस बार C और A का नियरली सेम होगा, बट फिर भी थोड़ा सी ज़्यादा हो जाएगा। ओके ओके, सबसे कम किसकी हो रही है, A की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से मैंने आपको बताया है रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो बटेगी भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पर मॉलिक्यूल की बात चल रही है। ओके, क्लियर कट है। तो HOH पूछता कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्लियर कट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं कैसे HOH का फ़ायदा उठा के अल्कीन की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, या अल्कीन की स्टेबिलिटी पता करके HOH का फ़ायदा उठा रहा हूँ। ओके, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी इन द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को बहुत तरह से स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि अब आप थोड़े नॉलेजेबल हो चुके हो, आपने रेजोनेंस पढ़ लिया है, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, आपने एरोमेटिसिटी पढ़ ली है। इन सारे कंसेप्ट को जानने के बाद आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बेसिक शुरुआत करूं तो सबसे पहले तो कभी भी आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो यहाँ पे आप ये एक मेंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके 2 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे आपके साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हैं बेटा, यहाँ पे कितना बेटा अल्फा है, 6 अल्फा हैं, और यहाँ पे बेटा कितने अल्फा हैं, 9 अल्फा हैं। तो अभी हम पीछे देख के आए कि जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो बेटा अल्टीमेटली 3, उसके बाद आएगा 2, और उसके बाद आएगा बेटा 1। ये क्या आएगा, इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल कुछ ऐसे कर जाए आपसे, ठीक है, और एक आपके पास कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 मेंबर्स हैं,
ये ए है और ये बी है, और हमसे बोल रहा है कि इनमें से कार्बोकटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और किस में ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको रेजोनेंस भी मिल रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रेजोनेंस भी मिल रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है, और यहाँ पे आपको ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे तो समथिंग लाइक आइसिंग ऑन द केक, सोने में सुहागा वाली बात हो गई, है ना। आप देख सकते हो इसका जब आप रेजोनेंस कराओगे बेटा, इसका बेटा जब आप रेजोनेंस कराओगे तो कार्बोकटायन है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बोकटायन यहाँ पहुँच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है और यहाँ पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो याद रखिएगा, एक रेजोनेंस वाला के साथ जो हाइपर कॉन्जुगेशन है और जो ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस वाला होगा, ठीक है। रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। ओके, ट्राई करिए क्वेश्चन। अब आपको ट्राई करना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये बेटा स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बेटा मान लो बी है, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेटा करंट पोजीशन में कितने अल्फा हैं? एक अल्फा है, क्योंकि इधर मैं अल्फा क्यों नहीं गिन रहा हूँ? क्योंकि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये बात मत खराब करना, ये sp3 है। हमेशा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो sp2 के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 होना चाहिए, उससे लगे हुए हाइड्रोजन। तो देखो एक तो आपको यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, और अगर मैं इसका रेजोनेंस करा दूँ, अगर मैं इसका रेजोनेंस करा देता हूँ, तो रेजोनेंस करने के बाद कार्बोकटायन कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस करने के बाद कार्बोकटायन कुछ यहाँ पहुँच जा रहा है। अब आपसे फिर से पूछ रहा है, चलो भैया स्टेबिलिटी बता दो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिर से अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये एक, ये दो और ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास एक है, यहाँ पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन है विदाउट एनी रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस के साथ अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो अगेन स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर बी। ओके, क्लियर कट है, ये बात याद रहेगी, है ना, ये बात याद रहेगी। थर्ड आएगा, नेक्स्ट आएगा बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी। ये भी कार्बोकटायन है, ये भी कार्बोकटायन है, ये भी कार्बोकटायन है, और ये भी कार्बोकटायन है। ये शायद मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे, और मैंने कहा था कि जीओसी में इसका रोल भी आएगा। अब आपसे बोलेगा कि आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन इन चारों में कौन होगा। तो देखो एट द एंड आप ये बात तो सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेटा बैक बॉन्डिंग हो रही है, देख सकते हो सब पे बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अब चूंकि इन सब में बैक बॉन्डिंग हो रही है और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से सारे कार्बोकटायन अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होंगे, सारे ही कार्बोकटायन अपने आप में स्टेबल होंगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप एक बात देख रहे हो कि जो स्पीशीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ईजिली डोनेट करेगी। क्या बोला? जो स्पीशीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ईजिली डोनेट करेगी, और जब जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उतना कार्बोकटायन स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो आंसर इज सर बी। अच्छा, आप बोलोगे सर क्लोरीन भी तो है, लेकिन क्लोरीन मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि ये 3p ऑर्बिटल के हैं और ये आपके 2p ऑर्बिटल के हैं। पहले तो आप एक बात देखो, 2p की जो ओवरलैपिंग होगी वो 3p 2p से ज़्यादा अच्छी होगी। मानता हूँ कि आपने फोन पढ़ के आए होगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड लास्ट क्लोरीन पढ़ के आए होगे, पॉलिंग स्केल पे कुछ ऐसा चलता है, तो आपको सबसे पहले डी करना चाहिए था,
लेकिन मैंने क्या कहा कि ये कौन से ऑर्बिटल से है बेटा, 3p से है, और किस में जा रहा है बेटा, तो 2p में जा रहा है। तो 2p से 2p जाना ज़्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू 3p से 2p, ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब चूंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपको पहले इन तीनों में देखना होगा, फिर लास्ट में इसमें देखना होगा। तो अब सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तुरंत दे देगा, और कार्बोकैटायन तो वैसे भीख मांग रहा है कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो बी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देने जाएगा, उसके बाद ए जाएगा, उसके बाद सी जाएगा, और लास्ट में आपका डी जाएगा। इस बात को याद रखना है आपने। ओके, ये होती है स्टेबिलिटी इन द कार्बोकैटायन देखना। और एग्जांपल देते हैं, अब आप इन तीनों पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ए, बी और सी में ज़्यादा स्टेबल कौन। हिंट छोड़ के जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए हिंट दे के जा रहा हूँ कि आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी चाहिए, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, कौन सा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और इस एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के बिहाफ पे आप स्टेबिलिटी चेक कर लोगे, ओके। और उससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक, क्लियर कट है। चलिए, अब अगर मान लीजिए थोड़े बेंजीन के साथ खेलते हैं और मुझे बोलता है कि बता ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है, और ये स्ट्रक्चर आपका डी है, और आपसे बोलता है बेटा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में इनको अरेंज करो, ठीक है। आई होप आपको डी दिख रहा होगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आप इसको अरेंज करो। अब देखो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है, वीडियो को पॉज करके करना, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या होता है, मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोगों को लगता है सर ये तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, और ये तीनों मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस कार्बोकैटायन को देंगे, और ये तो भीख मांग ही रहा है सर मुझे दो। लेकिन एक बात आप सोचो कि मिथाइल के पास देने के लिए है क्या, कभी आपके दिमाग में नहीं आया? आप बोलते तो हो कि मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन देने के लिए है क्या? क्या है? देखो, कार्बन के पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 4 खुद के पास थे, 4 आगे पीछे मिल गए, 8 हो गए। क्या ऑक्टेट से ज़्यादा है? आंसर इज नहीं। क्या ऑक्टेट से कम है? तब भी आंसर इज नहीं। तो देने के लिए है क्या? ये तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप है, तो कैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स देता होगा? असल में ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वाया हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। क्या बोला मैंने? मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कभी भी इलेक्ट्रॉन डिनोट करते हैं तो वो रेजोनेंस इफेक्ट से नहीं करते, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा, मिथाइल ग्रुप कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डोनेट करते हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं। अब आप लॉजिक सोचना यहाँ वाले क्वेश्चन में कि देखो, ये देखो, ये आपका sp2 वाले का बॉन्ड है, ये आपका sp2 वाला बॉन्ड है, इस sp2 के बगल वाला कार्बन क्या? sp3 कार्बन, और इससे लगे हुए हाइड्रोजन, तो ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब आप इस अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट इसके ऑर्बिटल्स में करते हो, ठीक है? इस अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट इसमें करते हो, ठीक है? आपने पढ़ा है, पीछे मैंने पढ़ाया कि अल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं। ये वही चीज़ है। देखो, मैं यहाँ चाहूँ तो बना देता हूँ कि ये हाइड्रोजन ये है और ये बेंजीन से लगी हुई अल्कीन है, यही तो है।
बाकी वैलेंस बेंजीन बनाते हैं, मैं बना ही रहा हूँ। यही तो है कि आप क्या कर रहे हो, इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं देने के लिए, तो सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ पे देखो तो देखो sp2 के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपको देखने के लगेंगे हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ और। ये वही वाला हाल है नीचे वाले में, आपको लगेगा 3 मिथाइल ग्रुप। अबे देंगे कहाँ से, किसको दे दे। हाँ, तो याद रखना यहाँ पे 0 अल्फा है, जबकि यहाँ पे 3 अल्फा हैं, और चूंकि इसमें 3 अल्फा हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो गया बेटा, ए का, फिर कौन सा हो गया बी का, फिर कौन सा हो गया सी, और बाद में कौन सा हो गया डी का। ये लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है, इससे बचो, उसको दूर करो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखा करो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कभी भी डोनेट करते हैं तो वो वाया हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, बढ़ जाए आगे, एनी प्रॉब्लम अब आप सोचिएगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा। अब आप सोचिएगा, अभी मैंने आपको एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का कंसेप्ट पढ़ाया था, इसका रिप्लाई आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने अभी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पीछे पढ़ाया था, और इस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से आपको इसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताना है। ठीक है, अब ए बी सी डी 4 आपके पास मेंबर हैं, और चारों आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या रेडी हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों के साथ बहुत तगड़ी मिस्टेक होती है, मुझे पता है, और वो मिस्टेक आप भी करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको अगर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पता होगा ना, तो आप आंसर रॉन्ग लगा के चले आओगे। आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया था कि रिवर्स कॉन्जुगेशन में CI3 सबसे पहले आता है, फिर CBr3 आता है, फिर CCl3 आता है, और लास्ट में CF3 आता है। अच्छा, अब लोगों को लगता क्या है, लोगों को लगता है कि फ्लोरीन जो है ना सर, वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ज़्यादा बर्बाद करेगा। अरे बर्बाद कर कैसे पाएगा, बर्बाद तो ये कर पाएगा क्योंकि ये जब हाइपर कॉन्जुगेट करके इसको खींचेगा, हाइपर ना बोल के रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेट जब खींचेगा, तो इसमें I माइनस आएगा और इसमें F माइनस आएगा। बेटा कौन ज़्यादा स्टेबल, सही बोल रहे हो, I माइनस ज़्यादा स्टेबल। तो लॉजिक सोचो, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए कार्बोकैटायन की, इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एकदम अगर सोच पा रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इस बार A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद D है, क्योंकि D वाला रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन खींच लेगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि सर आयोडीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ही नहीं। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं चेक ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये सब क्लियर कट है, श्योर शॉट। बढ़ें आगे, चल। ये अब इस सवाल को करो, पक्का इस सवाल को फिर रॉन्ग करने की सोचोगे। ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवाल कराऊंगा कि आप, मुझे पता है कि आप उस सवाल को रॉन्ग करोगे, लेकिन सवाल सही में अपने आप में बहुत प्यारा तगड़ा सवाल है। वो आपसे बोलेगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ जज कराओ। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जज कराओ। अब आपको क्या लगेगा, सर फ्लोरीन है, हाय सर फ्लोरीन तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से बहुत तगड़ा खींचेगा, ये बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन आपको शायद पता है कि नहीं पता, मुझे ये नहीं बात पता बेटा, यहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक माइनस आई लग रहा है और एक प्लस आर लग रहा है, जबकि यहाँ पे भी एक माइनस आई लग रहा है और एक प्लस आर लग रहा है। नई बात क्या है, क्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट उसके प्लस आर पे डोमिनेट करता है। क्या बोला? क्लोरीन इज द ओनली केस जहाँ पे माइनस आई उसके प्लस आर पे डोमिनेट करता है, जबकि यहाँ पे आर इफेक्ट और आई इफेक्ट ऑलमोस्ट 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 सेम होता है, क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा भी तगड़ा, बीइंग बिलोंग फ्रॉम द 2p ऑर्बिटल, इट्स बिलोंग फ्रॉम द 2p ऑर्बिटल, तो दोएगा भी इजिली। जबकि ये बेटा किससे बिलोंग कर रहा है? 3p से, और ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? 2p से। इसकी डोनेट करने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए इसका आर इफेक्ट वीक पड़ जाएगा। अब आप बताओ, इस कार्बोकटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है या बढ़ाना है? हमको तो कार्बोकटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है, क्योंकि वो तो वीक मांग रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे आयोडीन क्या कर रहा है? प्लस आर को डोमिनेट कर रहा है क्लोरीन वाले केस में, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस आई इसको पकड़ के खींच लेगा, जबकि यहाँ पे प्लस आर और माइनस आई उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे किसी रीजन से। इस वजह से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और देखो क्वेश्चन, ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन दे दिया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चाहिए इस स्ट्रक्चर ए, इस स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी में। चलो देखो बेटा, यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट, तो एक है प्लस आर और एक है माइनस आई। यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट, तो माइनस आई और माइनस आर, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। याद रखना, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होती है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप बुद्धि लगाओ। तो ये देखो यार, ये इसके फेवर में है, इसको चाहिए तो इसने दिया, हाँ भैया ले लो। ये ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि ना हो तो कि लगे हैं बर्बाद हैं, ना हो मतलब सी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बी तो उसको बर्बाद ही कर देगा। अब आप सोचो कि ए उसको आबाद कर रहा है और बी इसको एकदम बर्बाद कर रहा है, तो बचा बीच में कौन? सी। फटक से आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ पाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को लेके? और क्वेश्चन देखो, सोचो मैं कितने सारे क्वेश्चंस कराता हूँ। चार स्ट्रक्चर हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, मैंने रेजोनेंस में पढ़ाई थी जीओसी के टाइम एक बात, कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, ना तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा, ना तो वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, क्या बोला? मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ना तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा, ना तो वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट काम करेगा। अब बुद्धि लगाओ। तो देख सकते हो यार, यहाँ पे दो इफेक्ट लग रहे हैं, एक माइनस आई और एक प्लस आर। यहाँ पे क्या लग रहा है? ओनली माइनस आई। यहाँ पे भी लग रहा है माइनस आई और प्लस आर। अब
हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, कार्बोकैटायन को देखना है कौन स्टेबल कर पाएगा। तो बट ऑब्वियस है ए और सी तो कर पाएंगे, बी तो एकदम नहीं कर पाएगा, एकदम बर्बाद कर देगा, पूरा ही खींच लेगा। तो भैया सबसे पहले तो बी को पीछे कर दो, है ना, कर दिया। और डी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए डी को किया। अब जो लड़ाई है वो ए और सी के साथ है। रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे भी लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे भी लग रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट जब लगता है तो वो ज़्यादा और कम नहीं होता है। लेकिन मैंने इंडक्टिव में एक बात पढ़ाई थी कि इंडक्टिव फिनोमेना एक डिस्टेंस फिनोमेना है। ज़्यादा पास रहोगे तो ज़्यादा असर खाएगा, दूर रहोगे तो असर कम खाएगा। मैंने टर्म पढ़ाया था डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पावर, DNP, 3 बात पढ़ाई थी। इंडक्टिव इफेक्ट को देखना, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, बहुत तगड़े से पढ़ाया हुआ है DNP के नाम पे। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ध्यान देना, यहाँ पे रेजोनेंस तो दोनों बराबर है, लेकिन इंडक्टिव डिस्टेंस फिनोमेना है। और चूंकि यहाँ पे इंडक्टिव जो लग रहा है वो ज़्यादा क्लोज है, ये तो ये ज़्यादा बर्बाद करेगा। अरे भाई, ये इधर वाले ऑर्थो पोजीशन पे जो OCH3 है वो ज़्यादा क्लोज है तो ज़्यादा खींचेगा। पैरा वाले पे, पैरा पोजीशन पे है तो दूर दूर है, जब दूर दूर है तो उतना असर उसका नहीं आएगा। तो रेजोनेंस की इफेक्ट वजह से सी इसको आबाद तो कर रहा है, लेकिन इंडक्टिव की वजह से इसको बर्बाद भी कर रहा है और क्लोज में जाके बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर बर्बाद कर रहा है तो सर बी को आगे कर लो। बेटा बी में रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो रेजोनेंस हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ए होना चाहिए, और फिर सी, देन डी एंड देन लास्ट होना चाहिए बी। ओके, तो ये सब हम बातें क्या किस में सीख रहे हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। ओके, क्लियर कट, बढ़ें आगे, शॉर्ट आइए। यही चीज़ अगर मान लीजिए इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, और मैंने आपसे कहा कि आप इसको कार्बोकैटायन में अरेंज करो, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद सॉल्व करना और चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही है या रॉन्ग है। ठीक है, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, और इसको मैं डी मान लेता हूँ। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ए, बी और सी, डी में किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों, एंड सो ऑन। तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ इफेक्ट देखना है। पैरा पोजीशन पे कौन कौन सा इफेक्ट था, -I -R, मेटा पे ओनली -I, यहाँ पे -I -R, और यहाँ पे बेचारे पे कुछ नहीं। अब तुम्हें पता है कि कार्बोकैटायन को बर्बाद करने के लिए -I और -R दोनों जिम्मेदार हैं, है ना। तो A, B, C तीनों मिलके बर्बाद करेंगे, किसी न किसी बर्बाद करेंगे। तो आंसर इस भैया डी को सबसे आगे कर लो, क्योंकि वो बर्बाद नहीं कर रहा है कम से कम। अब आती है बात ए, बी और सी में। बी में सिर्फ बर्बादी किससे मिल रही है, -I से मिल रही है, जबकि ए और सी में किससे मिल रही है, -I के साथ साथ R से भी मिल रही है। तो ज़्यादा बर्बाद ए और सी कर रहे हैं, और बी बेटा कम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है ए और सी को लेके कि ए और सी में किसका ज़्यादा असर आएगा, ज़्यादा बर्बाद कौन करेगा। तो देखो मैंने क्या कहा, रेजोनेंस इफेक्ट ये भी दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट ये भी दिखाएगा, ज़्यादा कम नहीं होता रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस फिनोमेना है। तो ज़्यादा बर्बाद कौन कर रहा होगा, ज़्यादा जो क्लोज होगा, मतलब सी ज़्यादा क्लोज है और ए थोड़ा कम क्लोज है, इसलिए ए और लास्ट में आएगा आपका सी। ये ऑर्डर आप याद रखोगे। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जज करना हर एंगल से। तो आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव से भी देखा, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखा, आपने बैक बॉन्डिंग से भी देखा, आपने रेजोनेंस इफेक्ट से भी देखा, और आपने इनके सभी के मर्ज फॉर्म से भी देखा। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे एक लास्ट, इसको बोलते हैं डांसिंग ऑफ रेजोनेंस, वहां से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है।
रेजोनेंस का एक फॉर्म है, इसका नाम है डांसिंग ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, डांसिंग ऑफ रेजोनेंस क्या करता है और कैसे काम करता है और इसका कार्बोकैटायन में क्या रोल है। ठीक है, देखिए इसको बताने से पहले आपको ये तो सबको पता है कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर सबसे ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है, उसके बाद थोड़ा एंगुलर स्ट्रेन यहाँ घटता है, उसके बाद यहाँ थोड़ा और घटता है, और यहाँ तो एंगुलर स्ट्रेन ना के बराबर होता है। ये मैं किस टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं एंगुलर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। एंगुलर स्ट्रेन मतलब किस पर्टिकुलर एंगल से दबाव ज़्यादा होता होगा। एंगुलर स्ट्रेन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो बाहर को निकल के आ रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो बाहर को निकल के आ रहे होंगे। जबकि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कोई ज़्यादा फर्क उन पर नहीं आएगा। अब देखो डांसिंग ऑफ रेजोनेंस लगता कहाँ है, तो डांसिंग ऑफ रेजोनेंस कुछ यहाँ पे लगता है, इस पे। होता कुछ ऐसा है बेटा कि साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन खूब ज़्यादा होता है, ऑर्बिटल्स के बीच में स्ट्रेन खूब ज़्यादा होता है, और इस स्ट्रेन की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में रिपल्जन करते हैं। और आपको पता है बगल में कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो होता ये है कि यहाँ पे चूंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इस ज़्यादा स्ट्रेन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, जो बाहर निकले हुए हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स इसके साथ शेयर करते हैं। इसी शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल को डांसिंग ऑफ रेजोनेंस बुलाते हैं। नाम ऐसे दिया है डांसिंग ऑफ रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अपने ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल से यहाँ को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, एक सेकंड अगर आप हमें मौका दें तो। अब आप देख पा रहा, आप एक चीज देखना, अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं, यहां पे ध्यान देना बेटा। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो कि ये मेरा साइक्लोप्रोपेन में इतना ज़्यादा स्ट्रेन है, साइक्लोप्रोपेन में इतना ज़्यादा स्ट्रेन है कि ये कंप्लीटली बॉन्ड भी नहीं बन पा रहा है। देखो इतना स्ट्रेन, ये बॉन्ड मुड़ गया मेरा, देखो ये मेरा बॉन्ड मुड़ गया। अब होता क्या है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं और ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये मान लेना सारे हाइड्रोजन। देखो मैं कुछ नहीं हिला भी नहीं पा रहा हूँ, इधर से मैं बॉन्ड को हिला भी नहीं पा रहा, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये इसके ऑर्बिटल्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, इसके साथ ये ऐसी शेयरिंग होगी। ठीक है, कह सकते हो ये इसकी ऐसी शेयरिंग होगी, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं जब इसके साथ शेयरिंग करेंगे, इसी शेयरिंग को बोलते हैं डांसिंग ऑफ रेजोनेंस होना। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन देख सकते हो, मेरा बॉन्ड मुड़ भी नहीं रहा है, मुड़ गया है, ऐसे टेढ़ा हो गया पूरा बॉन्ड। जबकि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन में ऐसा नहीं होता, थोड़ा साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन में, सॉरी पेंटेन और ब्यूटेन में थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है। यहाँ देख रहे हो ये मेरा बॉन्ड देखो मुड़ गया है, जो कितना स्ट्रेन है इसके अंदर, कितना दबाव है, ये टूटने के लिए मजबूर है, हल्का सा करूँगा टूट जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड संभाल नहीं पा रहा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल से छोड़ के यहाँ पे जंप करवाएगा, इसके इस ऑर्बिटल में। यहाँ पे जगह खाली है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, कभी ना कभी वही मूवमेंट आएगा, ये तो मूव कर रहा है, कर ही रहा होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन में है, ये तो मूव हो सकता है। तो कभी ना कभी इसके प्लेन में आएगा, और जैसे इसके प्लेन में आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से इसको शिफ्ट करा देगा। तो डांसिंग ऑफ रेजोनेंस साइक्लोप्रोपेन में एक्सेस ऑफ स्ट्रेन होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को शिफ्ट कराने का एक फिनोमेना है। इसी फिनोमेना को हम लोग डांसिंग ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं।
ऐसा मत कर देना भैया कि भैया ये साइक्लोब्यूटेन में करा देना, ऐसा नहीं करनी है आपने। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ पे उतना स्ट्रेन नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑर्बिटल से शिफ्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड चिपके चिपके हुए हैं और रिपल्जन के चक्कर में भाग रहे हैं, ऑर्बिटल्स प्रॉपर ओवरलैप नहीं है, इसलिए अपना जगह छोड़ के यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। और ऐसी स्टेबिलिटी की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ डांसिंग ऑफ रेजोनेंस कार्बोकैटायन को बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, स्टेबिलिटी नहीं, बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं मतलब अगर मैं कमेंट करूं तो देखना इधर एक कमेंट, ये आपका कार्बोकैटायन है और ये आपका बेंजीन से कार्बोकैटायन है। कोई मुझसे बोले ज्यादा स्टेबल कौन, तो बिलीव नहीं करोगे ए ज्यादा स्टेबल है बी से। रीजन क्या है? यहां पे क्या फॉलो हो रहा है? डांसिंग ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, डांसिंग ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इवन एक क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में, क्वेश्चन कुछ ये आया था, को हटा दो। आपसे बोलेगा बता इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन, तो आंसर सर ये, बिकॉज ऑफ डांसिंग ऑफ रेजोनेंस। हाँ, वो बात अलग है अगर यहाँ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ 3 रिंग की जगह 2 रिंग हो जाए, यहाँ 2 की जगह 3 हो जाए, तो बट ऑब्वियसली फिर रिंग का खेल आएगा। मतलब कहने का क्या सेंस है कि अगर ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती, यहाँ हाइड्रोजन रह जाता और यहाँ पे 3 पीएच बना रहा हूँ मैं, बेंजीन नहीं लिख रहा हूँ, तो इस बार ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 इधर फिनाइल ग्रुप है और 3 यहाँ पे साइक्लिक प्रोपिक ग्रुप है और डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर। तो याद रखना, डांसिंग ऑफ रेजोनेंस से कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी नहीं, तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, तो ये सब बातें आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए, ये सब बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कैसे स्टेबिलिटी का रोल लेते हैं और कैसे केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इतनी बातों का ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट टर्न पे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कार्बोकैटायन की माइग्रेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कार्बा एनायन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फ्री रेडिकल के बारे में बताऊंगा, फिर एसिटिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाऊंगा, तब जाके जीओसी का बहुत बड़ा जत्था खत्म होगा। ठीक है, ओके, आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना यार। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे कोड को मत भूलना, मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये पता चलता रहे कि मैं और कौन कौन सी वीडियोज़ लाऊंगा और क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर।